नमस्ते। सनातन शक्ति के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आरिफ अज़ाकिया जी। अज़ाकिया साहब मुत्ताहिद कौमी मूवमेंट इन पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। एक जमाने में जमशेद टाउन कराची के मेयर रह चुके हैं। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और लंदन में रह रहे हैं। बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं। 2 लाख से ऊपर इनके फॉलोअर्स हैं और उनमें से एक मैं भी हूं। आरिफ भाई, आपका सनातन शक्ति में बहुत बहुत स्वागत। Namaskar and thank you very much for inviting me. This is really an honor for us that you have joined here. So आरिफ भाई, बातों का सिलसिला शुरू करते हुए आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। 2008-9 में मैं लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो वहां पे अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी बहुत थे। तो जब भी मैं उनसे बात करती थी कि आप पढ़ रहे हैं हायर स्टडीज में, डू यू वांट टू सेटल समवेयर, सो दे ऑलवेज वांटेड टू सेटल, बट देयर चॉइस वाज नाइदर टर्की नॉर मिडिल ईस्ट। देयर चॉइसेस वर ऑलवेज यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। एंड आयरॉनिकली when they settled in these places, they wanted to make a mini Pakistan out of it. तो ये जो विरोधाभास है, इसके ऊपर अगर आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखें, मसला ये है कि दुनिया में हम मुसलमानों से बड़ा मुनाफिक हिपोक्रेट आपको मिलेगा नहीं। मसला ये है कि हम जब पाकिस्तान में या सऊदी अरब में या इस्लामिक देश में रहते हैं तो हम उन इस्लामिक कानूनों से भागते हैं, क्योंकि हम गलत काम करने के आदी होते हैं, लेकिन उन कानून को से भागते हैं। तो हमारी भागने की जो पहली चॉइस होती है वो लिबरल देशों की तरफ होती है। जब हम यहाँ पे लिबरल देश की तरफ आते हैं, नए नए आते हैं, कंगले होते हैं, हर गलत सही काम करके पहले तो पेपर बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की नेशनलिटी लें। नेशनलिटी लेने का आसान हल ये होता है कि यहाँ की इनकी अपनी लड़कियों को फंसाओ, इनको आई लव यू और ये वो करके गलत पट्टियां पढ़ा के उनसे शादी कर लो। 1-2 बच्चे कर लिए और अब आपको मिल गई नेशनलिटी। अब आपको वो औरत बुरी लगने लगी है क्योंकि वो आपकी मुसलमान नहीं है। तो आप नेशनलिटी मिल गई, आप उसको उसकी गोद में 2-3 बच्चे छोड़ के आपने उसको अलग कर दिया। अब आप जाते हो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अपनी देसी बीवी लेके आते हो, जिसको कि आप एक्सप्लॉइट कर सकेंगे, जिसको आप अपने हिसाब से चला सकेंगे। आपको एक गुलाम चाहिए होती है जो कि आपको इस्लामिक माशरे में गुलाम मिल जाती है। उसको लेके आएंगे। अब मुस्लिम बच्चे आप उससे पैदा करेंगे। आपने गलत सही काम करके खूब पैसा भी बना लिया। अब आपको अपनी जन्नत की फिक्र होती है, क्योंकि जितना भी पढ़ा लिखा मुसलमान होगा ना, उसकी बुनियाद मदरसे में पड़ती है। और मदरसे में आपको पहली चीज ये सिखाई जाती है कि सिर्फ तुम जन्नत में जाओगे, और जन्नत में जाने के कुछ रास्ते बता दिए हैं। या तो किसी काफिर को मुसलमान कर लो, या किसी काफिर को मार दो, इस तरह, या अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज करा लो। बच्चे को आपने कुरान हिफ्ज करा लिया, आपकी जन्नत पक्की हो गई। अच्छा, जन्नत में भी दर्जे बांधे हुए हैं मौलवियों ने कि जन्नत में भी इकोनॉमिक क्लास है, बिजनेस क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो अब हमारी कोशिश होती है कि जन्नत का फर्स्ट क्लास ले लें। तो हम अपने जो बच्चे जो पैदा किए होते हैं इधर मुसलमान बच्चे, उसको फिर प्योर इस्लामिक उसमें चलाना शुरू करते हैं। स्कूल में जाता है बच्चा, शाम को मैं यहाँ इल्फर्ड इलाके में जाता हूँ, तो वो स्कूल से आया हुआ बच्चा बड़े बड़े अरबी जुब्बे पहन के, सर पे टोपी पहन के मस्जिदों में जा रहा है, मदरसों में जा रहे हैं। तो वो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी जन्नत पक्की करें। सारी जिंदगी गलत काम कर लिए, तो अब हमें यहाँ पे इस्लामिक माशरा चाहिए। हमें यहाँ पे देसी बीवियां चाहिए जो बुर्का पहन के जाए। हमें दूसरी औरतें बगैर बुर्के वाली पसंद नहीं आएंगी। तो ये टोटल मुनाफिकत है हमारी कौम में, मुसलमान कौम में टोटल मुनाफिक कौम है। सॉरी टू से। जब आप जन्नत के रास्तों की बात कर रहे थे, तो आपने एक बोला कि काफिरों को इस्लाम कबूल करा के। तो मैं कहीं पढ़ रही थी ग्रूमिंग गैग्स के बारे में। तो क्या आप इन दोनों में कोई ताल्लुक समझते हैं? ग्रूमिंग गैंग है ना, वो अलग चीज है। वो टोटली क्रिमिनल लोग हैं जो उन लड़कियों से बिजनेस कराते हैं।
उनको कोई जी इस्लाम इस्लाम की तरफ नहीं लाते। ये जो यहाँ पे अभी कल भी एक ग्रूमिंग गैंग पकड़ा गया है। जी ज्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में मुस्लिम पाकिस्तान के जो खास तौर पे पंजाब से जो ताल्लुक रखने वाले, आपको सारे पंजाबी मिलेंगे, पाकिस्तानी पंजाबी। जी ये क्या करते हैं कि गोरी लड़की, सिख लड़की, हिंदू लड़की, इवन मुसलमान लड़कियों को यंग एज में इनको ताड़ लेते हैं अपने इलाके में। जी फिर उनको किसी न किसी तरह अपने सिस्टम में ले आते हैं, उनकी वीडियोस बना लेते हैं, उनको ड्रग्स की तरफ लगा देंगे। अब उनसे वो बिजनेस कराते हैं। उनका जी मकसद वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, वो प्योरली एक क्रिमिनल माइंडसेट है कि जिस हम्म, तरह उससे अपना फायदा उठाते हैं, उस लड़की से कई कई साल तक भी धंधा कराते हैं, उसके ऊपर हम्म, टॉर्चर करते हैं। उसमें कोई एक होता है लव जिहाद, वो दैट इज जी समथिंग डिफरेंट। ये सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स है ना, इसमें हम्म, रिलीजन का फैक्टर नहीं होता, ये प्योर क्रिमिनल है। लेकिन करने वाले आपको मेजोरिटी पाकिस्तानी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान पंजाबी मिलेंगे जी ज्यादातर। जी एक्चुअली जो मैंने ये सवाल पूछा, मैं एक वीडियो देख रही थी, आपके इंग्लैंड का ही वीडियो था। तो उसमें एक लड़की थी, अंग्रेज लड़की थी, जो कि इन ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार हो चुकी थी। और शी वाज ट्राइंग टू स्पीक हर हर पीस। एंड देन वहां पे 5-6 लड़कों ने उसको एकदम ग्रुपिज्म करके उसको इतना हैकल किया। एंड द पॉइंट दे वर ट्राइंग टू मेक वाज कि आप जो इंग्लिश गर्ल्स है, दे गेट अबैंडन्ड बाय their families don't take care of them, and that is where Islam steps in and they try to give them solace, and you are misnaming them as a grooming gang. So what would you say on this kind of ये narrative? एक इंडिविजुअल की कहानी है। अदरवाइज मेजोरिटी में इसमें रिलीजन इसलिए प्ले नहीं करता कि आपने देखा कि ग्रूमिंग गैंग की कहानियां बड़ी दर्दनाक होती हैं। उस लड़की से धंधे कराए जाते हैं, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये तो इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता ना। तो अगर इसमें कोई रिलीजियस पॉइंट होता, या उस सोलेस की आपने बात की, तो उस लड़की को अगर जी अव्वल तो ये है कि यहाँ का माशरा आजाद है। यहाँ पे 18 साल की लड़का लड़की होते हैं, वो खुद ही अलग हो जाते हैं अपने माँ बाप से, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अपने अलग जिंदगी गुजारते हैं। जी इस्लाम अगर उसको सोलेस दे रहा है, तो फिर क्या उस ग्रूमिंग गैंग से उसकी जान छूट गई? नहीं। अगर वो उसी तरह की लाइफ गुजार रही है, तो फिर उसमें इस्लाम या किसी भी धर्म की कोई बात नहीं आती। एक है लव जिहाद। जैसे कि मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे लंदन में, हम्म, इनकी बेटी को एक पड़ोसी पाकिस्तानी था लड़का, उसने बरगला लिया। अब जी देखें, इंटर कम्युनल मैरिज में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर जी आप उस लड़की को फोर्स करो कि तुम रिलीजन चेंज करो, प्रॉब्लम कम्स देयर। तो लव जी जिहाद जो इंडिया में भी आजकल उस पर काफी काम हो रहा है। लव जिहाद इज डिफरेंट देन इंटर कम्युनल मैरिज। लव जी जिहाद क्या है? आपको मैं मामूली मिसाल देता हूँ कि एक इंडिया के म्यूजिशियन थे नदीम श्रवण में, एक नदीम म्यूजिशियन था जो जी लास्ट जी ईयर कोविड की वजह से जिनका इंतकाल हो गया। जी तो जब उनका इंतकाल हुआ, तो इनकी हिंदू बीवी ने कहा कि हमारी शादी को मेरा ख्याल है 15 साल हो गए हैं, तो जी हमारी शादी को 15 साल हो गए, तो और ये 15 साल मेरी जिंदगी पे अजाब थे, क्योंकि मुझे जी 24 घंटे टॉर्चर किया गया था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। जी मेरी जी सास भी जब भी घर में घुसती थी तो कहती थी कि इस्लाम कबूल कर लो। तो हम्म, ये चीज है ना, ये गलत है। एक लड़की, एक मिसाल है, एक हिंदू लड़की अगर किसी मुसलमान से शादी करती है, उसको प्यार हो जाता है, उसमें जी कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर मुसलमान के जहन में ये है कि ये मेरी करेक्ट बीवी उस वक्त बनेगी जब ये मुसलमान होगी, जी तो फिर जी ये गलत हो जाता है, फिर ये लव जिहाद है, और दैट इज जी रॉन्ग। ये मेरा अपना मानना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंसिडेंटली उनकी पारसी बीवी थी, अच्छा, और पारसी। उससे, हाँ, उन्होंने बहुत लड़ झगड़ के शादी की थी, क्योंकि पारसियों में शादी अलाउड नहीं है। एंड देन शी सफर्ड अ लॉट। तो एक अभी हाल फिलहाल में एक बात जिस पे बहुत चर्चा हो रही है, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक वक्तव्य दिया है अबाउट हदीसें। अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें। देखें, इस्लाम है ना, उसके दो पिलर हैं। एक जी है कुरान और एक है जी सुन्ना। जी सुन्ना का मतलब है कि जो हमारे नबी पाक ने हदीसें कहीं कि जी जिंदगी गुजारने की क्या क्या चीजें हैं।
जी सऊदी अरब ने एक झटके में एक पिलर को गिरा दिया। सऊदी अरब ने कहा हदीसों की ऑथेंटिसिटी नहीं है। अच्छा, मुझ जैसे मुसलमान भी अरसे से ये बात कह रहे हैं। हदीस क्या है पहले आपको ये समझना होगी। जी हदीस, हदीसों की 6 किताबें हैं। सही जी मुस्लिम, सही बुखारी, तबरेज़ी, इस तरह 6 किताबें हैं जिसमें जी हदीसें कंपाइल की गई कि हमारे जी नबी पाक ने ये कहा था। अब जी सोचने की बात यह है कि नबी पाक के इंतकाल के 214 साल बाद ये किताबें लिखी गईं। जी अब एक इमाम बुखारी है, बुखारी में जो हदीसें लिखी गई हैं वो नबी पाक के इंतकाल के 214 साल बाद लिखी गई हैं। किस जी तरह लिखी गई हैं कि वो साहब उठे बुखारा से निकले और उन्होंने कहा मैं जमा करता हूं कि हदीसें। अब कोई जिंदा तो नहीं था जो कि नबी पाक के जमाने में जिंदा था, तो जी किसी भी बड़े मुसलमान मौलवी के पास पहुंच गए। उसने जी कहा हाँ, मैंने फलां से सुना था, उसने अपने बाप से सुना था, उसने अपने दादा से सुना था, उसने 7-8 जनरेशन से पहले तक की कोट किए गए हैं। और नबी पाक ने ये कहा था। जी उस वक्त तक कोई चीज कंपाइल नहीं की गई थी, अब उन्होंने लिख ली। मेरा जी सवाल ये है कि ऑथेंटिसिटी क्या है। इसलिए कि मैंने एक टेस्ट केस देखा था कि एक क्लास है, इसमें 20 बच्चे पढ़ते हैं। टीचर जी ने एक बच्चे के कान में एक बात कही और उसको जी बोला कि अब यही बात तुम दूसरे बच्चे के कान में कहो। इस तरह करते करते जब वो 20वें बच्चे तक बात पहुंची तो बात ही टोटल बदल गई थी। तो जी आप मुझे जी ये बताएं कि एक ही क्लास में जब 20 बच्चों में बात बदल गई तो आप 200 साल पुरानी बातें फला ने फला से सुनी थी, फला ने फला से सुनी थी, उन हदीसों की क्या ऑथेंटिसिटी है। तो मोहम्मद जी बिन सलमान ने यही अल्फाज अब कहे जो कि मैं तो 3 साल से वीडियो में कह रहा हूं और कई जी ज्ञानी मुसलमान हैं जो कि अरसे से कह रहे हैं, जिनको एथेइस्ट कहा गया, जिनको काफिर कहा गया, जिनको क्या कुछ कहा गया, वो यही कहते हैं कि इन बातों की ऑथेंटिसिटी क्या। अब आपको जी जितना वायोलेंस मिलेगा, ब्लास्फेमी के हवाले से चीजें मिलेंगी, वो हदीसों में मिलेंगी। जी अब होता जी ये था कि बनु उमैया की हुकूमत थी। बनु उमैया का जब खिलाफत थी उसमें हदीसों का सहारा लिया गया, जजिया जी कायम कर दिया, फला जगह पे हमला करना है, नबी पाक ने किया था ना, हम भी कर रहे हैं। जबकि जी उन चीजों का कोई रिकॉर्डेड चीजें नहीं थी और 214 साल बाद जब उनको रिकॉर्ड किया जाता है तो आप खुद समझ सकती हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी। जी आपके जी यहाँ वेद हैं, पुराने हैं, ये सदियों से लिखे हुए आ रहे हैं, जी उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं हुई है। जी गीता को कोई चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता कि गीता शुरू से लिखी हुई आ रही है और मौजूद है रिकॉर्डेड। हमारे यहाँ तो कुरान भी नबी पाक के बाद तीसरे खलीफा के दौर में लिखा गया है। तीसरे खलीफा ने बुलाया सबको, हाँ भाई तुम्हारे को कितना कुरान याद है, उसने कहा मुझे ये याद है, लिखा गया। इस तरह सबसे जो याद था उनको लिखा गया, नबी पाक के दौर में कहीं नहीं लिखा गया कुरान। तो जी ये सब चीजें आज का मोहम्मद बिन सलमान है, उसने अमेरिका में तालीम हासिल की है, सऊदी अरब की जो आज की पौध है उनको पता चल गया है कि इस दुनिया में सरवाइव करना है तो एक्सट्रीमिज्म इज नॉट द वे। जी एक्सट्रीमिज्म का बहुत हमने वो कर लिया सपोर्ट, हम इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यूरोप में हमने मस्जिदें बना दी, मदरसे बना दिए, वहाबिज्म को फैलाया। आज वो वहाबिज्म से पीछे हट रहे हैं। इन्होंने कहा कि हदीसों की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। और अब लिख के रख लें कि आगे चल के ये कुरान में भी तब्दीली लाएंगे। एक जी साथ अगर सऊदी अरब देखें, आफ्टर ऑल इमाम इस्लाम है, बर्थ प्लेस जी ऑफ जी इस्लाम है, एक जी साथ चेंज नहीं कर सकते, स्टेप बाय जी स्टेप करेंगे। जी कुरान रिफॉर्मिंग बोर्ड भी बन चुका है। अच्छा अब कुरान में भी देखें आपकी संस्कृत जबान है, एक रिच जी जबान है जी जिसमें एक एक लफ्ज के कई कई मतलब होते हैं, या उसमें वोवेल ऊपर नीचे होने से कई मतलब बदल जाते हैं। यही अरबिक का है। अरबिक का भी जो कुरान है वो तीसरे खलीफा ने जो लिखा था उसमें वोवेल नहीं डाले थे, एराब होते हैं जेर जबर पेश, वो वोवेल जी नहीं डाले गए थे। ये वोवेल बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने डाले हैं। ओ हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम आदमी था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया भेजा था, तारिक बिन जियाद को यूरोप भेजा था, मूसा बिन नसीर को सेंट्रल एशिया भेजा था कॉन्करिंग के लिए। जी वो आदमी जिसने मक्का पे हमला करके खाना काबा को तोड़ दिया था पूरा, जिसने मदीना में हमला करके जितने मुसलमान थे उनका खून बहाया था, 3 दिन तक वहां पे कत्लेआम जारी रहा, उसके बनाए हुए कुरान को आज एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो सऊदी अरब इज गोइंग टूवर्ड्स रिफॉर्म्स। एक जी जमात इस्लामी है
जो कि जी अंग्रेजों ने बनाई थी भारत में। एक जी मुस्लिम ब्रदरहुड है जो अंग्रेजों ने बनाई थी अरब एरियाज में, क्योंकि ये इनकी जी जो दो बड़ी कॉलोनियल एरिया थे, उसमें मुसलमानों को एक्सट्रीम की तरफ लाने के लिए ये दो जमातें बनाई गई थी। जी कल सऊदी अरब ने जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड के टोटल लिटरेचर पे पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि अच्छा नॉट अलाउड, ये लिटरेचर पूरा बैन कर दिया। तो आज सऊदी अरब सही तौर पर रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है। सऊदी अरब का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत खराब है, आज भी बहुत खराब है। खशोगी को मार दिया, इसको गिरफ्तार कर लिया, नो डाउट। मैं इन चीजों को सपोर्ट करता हूं जो जी रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में बगैर रिफॉर्म किए हुए इस्लाम आप दुनिया में अमन नहीं ला सकते। जी जी। तो जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में ये जो बरेलवी हैं या देवबंदी हैं, ये तो सारे हदीसों पे चलते हैं। तो ये जो रिफॉर्म मूवमेंट है, इसका हिंदुस्तान के फिरकों पे क्या असर पड़ेगा? इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, इनकी सबकी दुकानें ही हदीसों पे चलती हैं। बरेलवी जी तो इस तरह कद्दू काटो और इस तरह खीरा काटो और इस तरह नम रोजा नहाने के लिए जाओ और घर से निकलो तो पहले ये कदम डालो, ये सब हदीसों पे चलते हैं। जी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। अभी तक सऊदी अरब के इस स्टेप पे कोई एक लफ्ज नहीं बोला, जी इसलिए कि सऊदी अरब इनका कफील है। जी फ्रांस में एक टीचर उठ के मोहम्मद के कार्टून बना दे तो हंगामा मचा देते हैं, पूरे मुल्क को आग जी लगा जी देते जी हैं। लेकिन जी सऊदी जी अरब ने इतना बड़ा काम कर दिया, अभी तक ये बोले नहीं कि ये परेशान है कि अब क्या बोले हम। इसलिए जी कि एक बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है, जी नंबर वन। इस्लाम उधर की सोसाइटी में है, वो ट्राइबल सोसाइटी थी। उस ट्राइबल सोसाइटी के अरबों ने आज उसकी नई तशरीह आपके सामने रख दी। अब आप जी उसको कैसे चैलेंज करोगे कि आप अरब नहीं हो? आप सारी जिंदगी गंगा में नहाते रहोगे, आप अरब नहीं बन सकते, नंबर वन। नंबर जी दो, कुरान अरबिक में है, जी अरबिक उनकी जबान है। जी आपकी जबान हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो है, जो भी है, आपकी अच्छा जबान अरबी नहीं है। आप जी लाख सारी जिंदगी अरबिक में एमए कर लो, अरबिक में पीएचडी कर लो, आप अरब नहीं बन सकते। जी की तो दुकानें बंद हो जाएंगी। जी अब ये अपने कफील के खिलाफ बोल भी नहीं सकते, और अब ये हम्म परेशान है कि किस तरह करें। रहा सवाल देवबंदियों का, तो जी देवबंदी इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि सऊदी जी अरब के वहाबिज्म के बहुत क्लोज है देवबंदी, और जी देवबंदी इज ए जी ब्रांच ऑफ वहाबिज्म, और ये उसी को फॉलो करते थे, तो ये तो बहुत ज्यादा परेशान है। एक बार सऊदी अरब ने अमेरिका के सीआईए के कहने पे एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाया, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, जिसका मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में न्यूयॉर्क में बैठ के ये इंटरव्यू में कहा था कि हमने सीआईए के कहने पे बिलियंस ऑफ डॉलर पूरी दुनिया में मदरसा सेक्टर में लगाए। आपको जी मजे की बात बताऊं कि सऊदी अरब में एक भी मदरसा नहीं है। अरे सऊदी अरब में अच्छा एक भी मदरसा नहीं है, लेकिन अच्छा इन्होंने पूरी दुनिया में ये एक्सट्रीमिज्म फैलाया। आज वो जी रिवर्स कर मार रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लाखों मदरसे जी देवबंदियों के हैं, और ये सब जी वहाबिज्म की ब्रांच है। अब ये क्या जी करेंगे, ये इस पे परेशान है। सऊदी अरब में ऑटोक्रेसी है, आसान है। बादशाह है, जी बादशाह ने रॉयल डिक्री इशू कर दी, और अवाम इतनी खुश है, अवाम को इतना पैसा दिया हुआ है, इतनी लग्जरी लाइफ दी हुई है कि अवाम कहती है हमारा किंग जो कहता है सही है, क्योंकि हमें इसने जिंदगी एक अच्छी दी है। जी इमाम रिलीजन है, इमाम इस्लाम है हम्म, हमारा किंग, वो जैसे कहता है सही है। यहाँ जी पे कहानी दूसरी है। यहाँ पे जी आम मुसलमान को आपने बचपन से मदरसे में पढ़ा के इतना एक्सट्रीमिस्ट बना दिया है कि अब उसको रिवर्स गेयर लगाना बड़ा मुश्किल है। तो कहानी विल बी जी वेरी डिफरेंट इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इससे एक और सवाल उठता है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो एक गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट है, और जो बहुत ज्यादा लोग बिलीव करते हैं उसमें, तो गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट भी हदीसों से आया है। सो हाउ आर दे गोइंग टू जस्टिफाई व्हाटएवर दे हैव बीन डूइंग और व्हाटएवर हैज बीन देयर स्ट्रेटजी
नाउ एंड इट्स गोइंग टू बी इन फ्यूचर। तो आप कैसे देखते हैं कि इसका क्या होने वाला है? देखिए, गजवा हिंद तो एक फेक हदीस है। हदीस को तो उन्होंने डिस्कार्ड किया, वो वैसे ही फेक हदीस थी। इसलिए कि गजवा का मतलब होता है वो जंग जिसमें नबी पाक खुद शरीक हो। तो नबी पाक के दौर में भी जो जंगें होती थी तो सब जंगों में वो खुद शरीक नहीं थे। तो जिस जंग में वो शरीक नहीं थे उसको जंग कहा गया है इस्लामिक लिटरेचर में। जिस अच्छा। जंग में वो खुद मौजूद होते थे उसको गजवा कहा गया है। तो गजवा जी। हिंद तो वैसे ही नहीं हो सकती। कि गजवा कैसे होगा जब नबी पाक है ही नहीं, नंबर वन। नंबर दो, कि आज सऊदी अरब जब हदीसों को डिस्कार्ड कर रहा है, इससे पहले आप किसी भी सऊदी से जाकर पूछें गजवा हिंद तो वो कहेगा ये क्या है, उसको पता ही नहीं है। ये अंग्रेजों के दौर में घड़ी गई हदीसें हैं। अंग्रेजों ने इंडिया में मुसलमान को एक तरह से इंडियन नेशनलिज्म से अलग रखने के लिए ये पट्टी पढ़ाई। और मौलवी हमेशा से पहले अंग्रेजों का वो रहा, और बाद में पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में रहा। आर्मी जी। ने जब पाकिस्तान बना तो हम्म। इंडिया की जो फौज थी उसमें से मुस्लिम आर्मी पाकिस्तान के हिस्से में आई। तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का शायद 15% या 20% पाकिस्तान को गया, लेकिन आर्मी का 33% पाकिस्तान को आया, मुस्लिम आर्मी। अब जी। सवाल यह है कि इतनी बड़ी आर्मी उसकी रखने की मतलब वजह क्या थी? आप जी। जस्टिफाई कैसे करोगे पाकिस्तानियों को भी और दुनिया को भी कि हमें इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत है? उसके लिए जी। किसी दुश्मन की जरूरत थी। दुश्मन कौन था? भारत। अरे जिसकी जी। कोख से जन्म लिया है वो तुम्हारा दुश्मन कैसे हो सकता है? जी। इन्होंने भारत पे हमला भी किया 1948 में। हम्म। जबकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो लीगल कस्टोडियन थे महाराजा हरि सिंह, मुस्लिम लीडर थे शेख अब्दुल्ला, दोनों दिल्ली गए खुद और जवाहरलाल नेहरू साहब से कहा कि हमें एक्सेशन करनी है आपके साथ। जी। पाकिस्तान ने जी। हमला कर दिया। जी। या भारत के ऊपर हमला हुआ। फिर 65 की वार भी पाकिस्तान ने शुरू की। इनको वो आर्मी की जस्टिफिकेशन के लिए गजवा हिंद जैसे इशू को जिंदा रखना था। तो बचपन से मदरसों में ये पढ़ाया गया कि गजवा हिंद नबी पाक ने कहा था कि उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक हिंदुस्तान के सारे मंदिर नहीं तोड़ दिए जाएंगे और हिंदुस्तान के सारे हिंदू मुसलमान नहीं हो जाएंगे। जी। ये जी। शुरू से जहन में डाला गया। और भारत के और बांग्लादेश के मदरसे भी पाकिस्तानी मॉडल को फॉलो करते हैं। ज्यादातर आपको ये मौलवी जितने मिलेंगे मदरसों के भारत के, ये पाकिस्तानी मौलवियों को फॉलो करते हैं, चाहे वो आज जी। के दौर में यूट्यूब पे करें वरना पहले ये तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान के मदरसों में आते थे। तो जी। यहाँ से गजवा हिंद इनके जहनों में डाला गया है। गजवा हिंद इज ए फेक हदीस, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आपको इंडोनेशिया में गजवा हिंद का बिलीवर नहीं मिलेगा, आपको मलेशिया में नहीं मिलेगा, आपको अरब कंट्रीज में नहीं मिलेगा, इवन तुर्की में भी आपको गजवा हिंद का फॉलोवर नहीं मिलेगा। गजवा हिंद इज प्योरली इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए। जी। 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 तो ये जो गजवा हिंद का फ्रेमवर्क देके ये जो मदरसों में बच्चों को शुरू से रेडिकलाइज करने की जो कोशिश की जाती है, तो मतलब हाउ डू यू थिंक दैट वी कैन रिवर्स दिस ट्रेंड? ये जो हर रिवर्स का तो तरीके का आसान हल जिहाद। है। जी। देखें, रिवर्स का तो आसान हल है और मुश्किल भी है। मुश्किल ये है जी। कि जो जनरेशन आपने बना ली उसका जी। जहन तो आप बदल नहीं सकते। उसामा बिन लादेन इंजीनियरिंग करता है लेकिन जहन में वो जो कीड़ा था जिहाद का वो नहीं गया जी। आखिर तक। जी। जी। अब जी। आपको अगली जनरेशन तब्दील करनी है। अगली जी। जनरेशन तब्दील करने का आसान हल ये है, बैन मदरसा, टोटली बैन। जी। आपको मदरसों की जरूरत क्या है? आप मुसलमान अरबों से ज्यादा मुसलमान हो गए जब उनके पास मदरसा नहीं, आपको मदरसों की क्या जरूरत है? भाई आप ये बताएं कि हिंदुओं के लिए कोई गुरुकुल नहीं है। जब नहीं है तो आपको मुसलमान मदरसों की जरूरत क्या है? भाई मेरे बच्चे हैं, एक मिसाल है, मैं मुसलमान हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनको इस्लाम सिखाना है, वो मेरा मसला है, मेरी बीवी का मसला है। जी। अब जैसे यहाँ पे जी। हम बेल्जियम में रहते थे, मैं अपने जी। बच्चों को एडमिशन कराने के लिए स्कूल गया तो उन्होंने हम्म। सवाल किया कि हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है रिलीजन, तो हम्म। आपके बच्चों को हमारे पास होगा, एक हिंदू टीचर भी है,
एक क्रिश्चियन टीचर भी है, एक मुस्लिम टीचर भी है। तो आपको रिलीजन में मुस्लिम टीचर के पास हम भेजें आपके बच्चे को? मैंने कहा नहीं भाई, मेरे बच्चों को क्योंकि तुम्हारे टीचर का कौन सा इस्लाम है मुझे क्या पता, यहाँ तो 72 किस्म के इस्लाम है। मैंने कहा जी मेरे बच्चों को क्या इस्लाम सिखाना है ये मैं घर में सिखाऊंगा, आप यहाँ पे स्कूल की तालीम दें। तो बोला तो फिर हमारे पास एक सब्जेक्ट है मोरालिटीज, तो हम उसको जी मोरालिटीज में बिठा दें। मैंने कहा बिल्कुल आप उसको मोरालिटीज में बिठा दें, लेकिन जी रिलीजन इज नॉट स्कूल्स वर्क, ये मेरा मानना है। तो भारत में भी मदरसों को बैन करें, नंबर 1 क्लियर जी खत्म करें। मदरसा जी क्या सिखाता है? एक तो मदरसा का तरीका गलत है, रेप होता है बच्चे का, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर ना भी हो ये तो कुरान पढ़ाने के लिए उनको मारा पीटा जाता है, रस्सियों से बांध के लटकाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इनह्यूमन बिहेवियर। तीसरी चीज, भाई मैं छोटा था, मेरी अम्मी ने मुझे, हमारे मोहल्ले में एक बाई थी जिसके पास जी कुरान पढ़ने के लिए भेजती थी। करो अपने अल्लाह का कि तुम मुसलमान पैदा हुए हो, क्योंकि सिर्फ तुम सही हो, बाकी सब गलत है। मुस्लिम है, काफिर है या नॉन मुस्लिम है, वो गलत है, सिर्फ तुम सही हो, सिर्फ तुम जन्नत जी में जाओगे। ये क्या लाता है जहन में? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नॉट हिटलर ट्रू। ने क्या किया था? हिटलर की जी दुनिया मुखालिफ क्यों हुई थी? उसने कहा था कि सुपर रेस, ब्लू जी आइज ब्लॉन्ड हेयर सुपर रेस, जी ये जी नारे जी को यूनाइटेड नेशंस ने रेसिज्म कहा है। तो फिर ये फैशिज्म नहीं है क्या? जब आप एक बच्चे को पहले दिन से कह देते हैं कि तुम सुपीरियर हो बाकियों से, तुम सुपर जी रेस से ताल्लुक रखते हो, यहां तक भी समझ में आती है। आगे अब तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम प्रोफेसर विजेता को करेक्ट करोगे, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो गलत है, तो उसको इस्लाम की तरफ लाना तुम्हारा फर्ज है। जी अब आरिफ वजह साहब ने अपने जहन में बिठा लिया कि मैं तो अब प्रोफेसर साहिबा के पीछे पड़ जाऊंगा कि भाई आप मुसलमान हो जाएं। आप नहीं होती तो मैं आपको बाय फोर्स करूं। जैसे आजकल जी कत्ल वतल भी होते हैं लव जिहाद के नाम पे, ये सब चीजें वही तालीम है। तो मदरसों में क्या सिखाया जाता है? टोटली गलत, जी बंद करें। जी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश आर signatory to United Nations Covenant on Racism, Xenophobic Behavior, उसके जी अगेंस्ट है ये, क्योंकि मदरसा सिखाता ये गलत चीजें हैं। आप मुझे सही। ये बताएं, आपके जी यहाँ मंदिर से लाउड जी स्पीकर लगा के ये ऐलान कर दें 5 बार दिन में कि भगवान शिव शंकर के अलावा बाकी सब भगवान झूठे हैं, कर सकते हैं आप? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुसलमान 5 बार आपको अजान सुनाता है जिसमें कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। जी पांच जी बार जी जी आपको ये सुनाया जाता है, ये फैशिज्म है। जी। तो आरिफ भाई, जो आपने अभी बोला, मुझे मुझे इससे एक बात याद आई। जब अभी हमारे यहाँ सीए के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जामिया से एक नारा आया था जो काफी हमारे मीडिया ने भी किया था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये आप किस फ्रेमवर्क में देखते हैं? इस तरीके के नारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अगर लग रहे हैं, तो इसको आप किस तरह, आपने मदरसे की बात की, मैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, यूनिवर्सिटीज की बात कर रही ये हायर एजुकेशन में जो भी मुसलमान गया है वो मदरसों से निकल के ही गया है ना, तो बुनियाद तो हूँ। मदरसे से जी पड़ी ना। उसामा बिन जी जी लादेन भी बचपन में जिहाद की तालीम हासिल की, तो इंजीनियर बनने के बाद भी आपके केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी है, लेकिन सबसे ज्यादा जी जी एक्सट्रीमिज्म आपको केरला में मिलेगी, इस्लामिक जी एक्सट्रीमिज्म। जी 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 क्यों है? जी। इसलिए कि आपने बुनियाद भले ना हायर एजुकेशन में जाके, बाकी आपने ये हम्म, नारे की बात की, तो वो जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रही हैं वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान ऑर्गेनाइज था, और जी पाकिस्तान यहाँ के मुसलमानों को गलत पट्टी पढ़ा रहा है। यही जी नारा तो 47 में लगा था ना, पाकिस्तान का बिल्कुल सही। मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज इसको तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी मसला ये है कि ये भारत में पाकिस्तान आर्मी, जैसे कि मैंने बताया
कि इनको एक जी दुश्मन कायम रखना है, तो ये भारत को कभी भी प्रोस्पेरस नहीं होने देंगे। इसके लिए जी यहाँ के मुसलमानों को वर्गलाया जाता है। जी भारत का मुसलमान गलत नहीं है, मुसलमान बिल्कुल सही, लीडर गलत है। भारत के बिल्कुल मुसलमान, सही। क्योंकि जो मुसलमान है वो अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं, अपने मौलवी को फॉलो करते हैं। मुसलमान आपको मेजोरिटी, आप दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, दिल्ली में आप पुरानी दिल्ली में जाएंगे, निजामुद्दीन के एरिया में, चांदनी चौक में, छोटे छोटे डरबे में रह रहे हैं, बिल्कुल गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुंबई चले जाए आप, नल बाजार, भिंडी बाजार, क्रॉफोर्ड मार्केट, वहां चले जाएं, किस तरह रह रहे हैं। जी लेकिन मुसलमान लीडर्स की जिंदगी देखें, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, इनके बच्चे यहाँ हाँ, यूरोप में पढ़ रहे हैं, ड्रेस, जी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बेहतरीन जी ड्रेसिंग में, बेहतरीन गाड़ियों में घूमते हैं। आप हम्म, तबलीगी जमात के मौलवी साद को देख लें। अभी साथ जब आपके लास्ट ईयर कोविड के सिलसिले में इसके घर पे छापा पड़ा, तो 1000 गज का तो इसका स्विमिंग पूल है। आप जी इमाम बुखारी को देख लें, दिल्ली के जामा मस्जिद की, उसके नाम पे हम्म, जितनी प्रॉपर्टी है उतनी तो शायद अंबानी के नाम पे भी ना हो, सब जी इलीगल। तो मुसलमान लीडर्स ने एक्सप्लॉइट किया है मुसलमानों को। यहाँ पे दो चीजें करने की हैं। आम जी मुसलमान को अपने लीडर का गिरेबान पकड़ना है और उसको कहना है कि भाई साहब तुम हमें उल्टी पट्टियां पढ़ा रहे हो। अब अरफा खानम शेरवानी है, जी ये 30 जी घंटे जी आपको मिलेगी इस्लामिक तालीम देते हुए, लेकिन जी खुद आएगी यहाँ पे पेरिस में वेकेशन मनाने के लिए। जी राना अय्यूब है, उसका लाइफ जी स्टाइल आप देख लें तो टोटल वेस्टर्नाइज्ड है, लेकिन जी प्रोमोट करती है इस्लामिक लिटरेचर, इस्लामिक ये, इस्लामिक वो। ये हिपोक्रेटिक लीडर्स हैं। तो सरकार का काम ये है कि इन कम्युनल लीडर्स को, जैसे कि कल योगी जी ने बुलाया राना अय्यूब को, परसों बुलाया सबा नकवी को इंटरव्यू के लिए, पुलिस ने, जी यूपी पुलिस ने। ये काम करना जी होगा कि ये जो हेट जी स्पीच का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है भारत में, फ्रीडम ऑफ हम्म एक्सप्रेशन के नाम से, तो सरकार हम्म का काम ये है कि मदरसे बंद करें, इन कम्युनल हम्म लीड के ऊपर सख्ती से, कानून के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको उठा के उनके ऊपर टॉर्चर करें, को वो करें, जी 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 कानून के दायरे में लेके आए कि आफ्टर ऑल जी भारत इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना जरूरी है। वेरी वेल सेड भाई। उन लोग का काफी कुछ काम सिंध में भी है। एक जगह मैंने कुछ पिक्चर्स देखी जहां पे जंजीरों में बांध के काम करवाया जा रहा था। टोटल ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ बताएं तो। बॉन्डेड लेबर बहुत ही बड़ा जुर्म है यूनाइटेड नेशंस के उस पे, और पाकिस्तान जी इज ए सिग्नेटरी टू जी कवर्नमेंट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। जी लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जब 1947 में पाकिस्तान बना, इंडिया और जी पाकिस्तान अलग हुए, तो जी इंडिया में फ्यूडलिज्म को एबोलिश कर लिया गया था। जी 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 ईस्ट पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म अबोलिश हो चुका था। वेस्ट जी पाकिस्तान में इनको जरूरत थी, तो सिंध और पंजाब में जागीरदार फ्यूडल लॉर्ड्स, और जी बलोचिस्तान और केपी के में सरदारी निजाम, विच इज ए डिफरेंट अच्छा नेम ऑफ फ्यूडलिज्म, इसको जी प्रिवेल किया गया, जो आज तक कायम है। सिंध में, जी मेरा सूबा है, जागीरदारों की प्राइवेट जेलें हैं। जागीरदार ओ वहां पे लोगों को जंजीरों में काम कराते हैं। मैंने यूनाइटेड नेशंस में एक रिपोर्ट पेश की थी 90s में, जो कि जी गार्डियन के एक जर्नलिस्ट ने बनाई थी, और वो जी सिंध के दौरे पे भी गया था, और उसने पूरी एक रिपोर्ट लिखी थी कि बेनजीर भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, बेनजीर भुट्टो की अपनी जमीन पे लोग जंजीरों में काम करते थे। आपको ओ प्राइवेट जेलें मिलेंगी। आपके यहाँ भारत में एक पंचायत सिस्टम है, तो हमारे यहाँ जिरगा होता है, वो जिरगा अच्छा सिस्टम है। पुलिस एसएचओ जो है मुख्तलिफ सिंध के गांव में, वो जागीरदार की मर्जी से अपॉइंट होता है, और वो कोई भी चीज बगैर जागीरदार की इजाजत के नहीं कर सकता। तो वहां ओ पे जागीरदार का कानून चलता है। पाकिस्तान में जागीरदारी फ्यूडलिज्म की जो बदतरीन शक्ल है, वो आज भी मौजूद है। सिंध में, पंजाब में चौधरी है गांव का, वो हर चीज का फैसला करता है। लिबरल फोर्सेस बहुत कम है पाकिस्तान में, क्योंकि जी ज्यादातर, अब एक मिसाल है, सिंध प्रोविंशियल असेंबली है, इसमें जी इस वक्त सिंध की कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं, वो जी 90% वो जागीरदार के बच्चे हैं। तो चेंज कौन ओ करेगा? जी असेंबली मेंबर
सदियों से वही आ रहे हैं, उनके बेटे फिर जी, उनके बेटे। तो चेंज कहाँ से आएगा? यही पंजाब में है, मुल्ला और जागीरदार ये आर्मी के एजेंट हैं। और कैसे जी, तब्दीली आएगी? इसलिए कि यही तो असेंबलियां चलाते हैं। जी, हम जैसे जी, लोग बाहर बैठ के आवाज लगाते हैं तो गद्दार और काफिर हैं। मुल्क में तो हम आवाज उठा ही नहीं सकते, हमें तो कत्ल कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में जी, तब्दीली नहीं आ सकती, पाकिस्तान अब टूट सकता है बस। जी। बड़े तफ़सील से आपने बताया। बहुत मतलब 70 साल हो गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो, पर एक बड़ी अचरज की बात है कि 60s तक पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान से हर इंडिकेटर्स में आगे था। Then what happened after 60s? That things got so bad for Pakistan. पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे ना होता, अगर हिंदुस्तान में तशरीफ है, उसने इंडिया के पोटेंशियल को मार कर रखा, दबा के रखा। जी, जी, और जी, अब जी, ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा है, भारत के पोटेंशियल को एक्सपोज किया जा रहा है, जिससे भारत आगे बढ़ रहा है। भारत को शुरू से कम्युनिस्ट ब्लॉक में रखा गया, वेस्ट से दूर हुँ, रखा गया, तो पाकिस्तान हुँ, वेस्ट के करीब था। असल मैं जब 1990 में जब इंडिया आया था पहली बार, उस जी, वक्त मुझे याद है कि 10,000 रुपए पाकिस्तानी के मुझे 12,500 रुपए इंडिया के मिले थे। इंडियन रुपया जी, छोटा था पाकिस्तानी रुपये से। आज जी, जी, पाकिस्तानी जी, 2.5 रुपए का एक इंडियन रुपया हो गया है। फर्क आप कह रही है ना, तो फर्क वहां से आया। कहां से आया? 79 के जी, अफगान वॉर। पाकिस्तान ने एक्सट्रीमिज्म हुँ, को बढ़ावा दिया। जब जी, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया तो आपकी इकोनॉमी ठक करके नीचे आनी शुरू हुई। फिर जी, पाकिस्तान ने टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। 89 में पाकिस्तान ने कश्मीर में टेररिज्म शुरू की। जी, अर्ली 80 में पाकिस्तान ने भारत में पंजाब में खालिस्तानी नामी एक नॉन मूवमेंट चलाई, जो कि मूवमेंट देखें, आजादी की मूवमेंट क्या होती है कि ग्राउंड पे जी, एक कम्युनिटी को मसला है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, तो वहां पे आजादी की मूवमेंट आती है, जैसे जी, बलूचिस्तान में। जी, जी, लेकिन भारत में आप जाके देखें तो सिख कम्युनिटी है, उसको हुँ, सबसे प्रोस्पेरस कम्युनिटी है। जी, सिविल सर्विस में आपको सिख अपनी पॉपुलेशन के रेशो से ज्यादा मिलेगा। जी, जी, इंडियन पुलिस सर्विस में आपको सिख अपनी पॉपुलेशन के रेशो से ज्यादा मिलेगा। फॉरेन जी, सर्विसेज में स्टाफ, उसमें आपको सिख अपनी पॉपुलेशन रेशो से ज्यादा मिलेगा। आप दिल्ली चले जाएं, पंजाब चले जाएं, हर जगह सिख के साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लेकिन एक मूवमेंट पाकिस्तान ने शुरू कराई, खालिस्तानी मूवमेंट, जो कि सिर्फ पाकिस्तानी पेपरों से शुरू हुई, और फिर आपने देखा कि क्या हुआ। फिर जी, पाकिस्तान ने खालिस्तान की मूवमेंट से नाकामी हुई, इंदिरा गांधी ने क्रश कर दिया उसको। तो 89 में कश्मीर में शुरू कर दिया जिहाद। त्रिपुरा में जी, कभी उठा रहे हैं, कभी आसाम में उठा रहे हैं, ये पाकिस्तान करता रहा। तो जब आपने टेररिज्म एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो लामाला आपके यहाँ आपने एक्सट्रीमिस्टों को प्रमोट किया। बिल्कुल, जब बिल्कुल, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया तो आपकी इकोनॉमिक का फट्टा बैठ जाएगा। तो पाकिस्तान ने जी, कर्जे लेने शुरू किए, जबकि अयूब खान के दौर में 60s में जर्मनी तक को कर्जा दिया था पाकिस्तान ने। लेकिन ओह! आज अच्छा, पाकिस्तान ने इतना कर्जा ले लिया है। अब परसों इमरान खान ने मुल्तान लाहौर के एयरपोर्ट और पंजाब के हाईवेज गिरवी रखने के लिए ऐलान कर दिया है। स्कूक बॉन्ड के नाम से एक बॉन्ड इशू कर रहा है, जिससे ये लोन लेंगे दुनिया भर के बैंकों से, और उसके लिए मॉर्गेज कर रहे हैं ये हाईवेज और एयरपोर्ट। सिंध और बलोचिस्तान तो पूरा मॉर्गेज पे है, ऑलरेडी चाइना के हवाले है। जी, अब पंजाब बचा था, पंजाब के भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जो जी, वो अब मॉर्गेज कर रहे हैं। तो जी, मसला जी, ये है कि आप अब भिखारी बन गए हो, क्योंकि आपने गलत रास्ता चुना, टेररिज्म की तरफ आपका ध्यान चला गया। अगर आप जी, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ रहते तो हुँ, शायद आज पाकिस्तान एक इज्जतदार मुल्क होता। ये सनातन शक्ति है ना, मेरे भी दिल के करीब है। जी, धर्म है, और जी, इस धर्म को मेरे मुसलमान भाइयों ने बहुत देर सोमनाथ मंदिर को 17 बार मेरे मुसलमानों ने तबाह किया है।
वो मेरे पुरखों का मंदिर है, मेरा गांव उधर ही है, और मेरे लोगों को तबाह किया गया। तो मेरे ऊपर बड़ा कर्जा है, एज ए मुस्लिम मेरे ऊपर कर्जा है कि मैं अपने पुरखों के धर्म का को एक्सपो बताऊं दुनिया के सामने, उसकी अच्छाइयों को लाऊं। तो सनातन शक्ति मेरा अपना चैनल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक अफगानी स्टूडेंट था। मैं एमबीए के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मेरा एक अफगानी स्टूडेंट था। तो उसके पिता फादर शायद वहाँ के कोई मिनिस्टर थे। तो एक बार वो बोल रहा था कि वहां पे अफगानिस्तान में कुछ डैम्स वगैरह की टेंडर निकले, और वो डैम्स जो थे वो कुछ लोकल अफगानी जो थे बिजनेस हाउसेस, उन लोगों को दे दिए गए। तो व्हाट ही वाज सेइंग कि चाइनीज ने वहां आकर वो सारा तोड़ दिया, धमाके से उड़ा दिया, एंड देन ऑलमोस्ट अ टेररिस्ट एक्टिविटी दे डिड, एंड देयर आफ्टर दे इंश्योर्ड कि किसी भी लोकल को वो टेंडर ना मिले। तो इस तरीके के जो वाकयात होते हैं, इनके बारे में अगर आप कुछ देखिए, थोड़ा सा बताएं तो। अफगानिस्तान में दुनिया के हर मुल्क ने अपना गंदा खेल खेला है, और आज जी अफगानिस्तान एक कब्रिस्तान जैसा बन गया है। उसकी वजह यह है कि वेस्ट ने, चाइना ने, रशिया ने, पाकिस्तान ने जी बहुत ही गंदा खेल खेला अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जी सिर्फ जी एक मुल्क है जिसने पॉजिटिव किरदार अदा किया, वो है भारत। भारत जी अफगानिस्तान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। डैम और जी सड़कों बनाने के लिए लोनें भी दी हैं और एड भी दी है भारत ने। जी जी भारत वहाँ के सिविल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा है। भारत वहाँ पे जी बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। आज जी अफगानी पाकिस्तान जाने के बजाय भारत जाना प्रेफर करता है। जी जी आप जी क्रिकेटर देखें अफगानी, ये नए अफगानी जो फेस आया है ना आपके सामने, राशिद खान का, या क्रिकेटर्स जो हैं या जो दूसरे हैं, वो भारत लाया है। वरना तो वही पगड़ी, वही दाढ़ी, वही पाकिस्तान और अमेरिका ने तो इनको तालिबान बना के पूरी दुनिया में पेश किया था। तो जी भारत की जी कोशिशों से अफगानिस्तान की शक्ल बदली है, और आज जी अफगानिस्तान बेहतर हो रहा है। अदरवाइज चाइना के अपने डिजाइन से, चाइना का तो पूरी दुनिया के लिए कॉलोनियल माइंडसेट है। वो तो जी कॉलोनियल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है, अपना सिंगल बेल्ट वन रोड। मामूली मिसाल दूंगा कि मैं बेल्जियम में रहता था, तो जी 1993 में मेरा कपड़े का कारोबार था, गारमेंट्स का। तो जी बेल्जियम ब्रसल्स शहर से पेरिस 3 घंटे की ड्राइव है। पेरिस जी में बहुत बड़ी कपड़े की मार्केट होती थी, गारमेंट्स मार्केट। तो मैं जी हर हफ्ते जाता था अपनी गाड़ी में, और पेरिस और कपड़े की मार्केट से गारमेंट्स वगैरह खरीद के आता था वापस। एक भी हम्म चाइनीज की दुकान नहीं होती थी। वक्त गुजरता गया, मैं फिर दूसरे जनरल ग्रोसरी के बिजनेस में आ गया। फिर मैं फ्रांस मूव हो गया। फ्रांस से मैं पाकिस्तान चला गया मेयर इलेक्शन के लिए। जी पाकिस्तान से वापस जब बेल्जियम आया तो फिर मैं कपड़े के कारों में आया। तो जी 2008 में जब मैं वापस गाड़ी उठा के पेरिस गया, तो 60 से 70% दुकानदार चाइनीज हो गए थे। मैं हैरान रह गया कि 10-15 सालों में पूरी मार्केट इन्होंने टेक ओवर कर ली। जी चाइना के अफगानिस्तान में भी जो डिजाइन थे वो कॉलोनियल हिसाब किताब के थे। जी अफगानिस्तान के साथ तो सब ने ही किया है, अफगानिस्तान का। लेकिन बिल्कुल भारत ने, जबकि भारत में सबसे ज्यादा इन्वेडर्स भी अफगानिस्तान से आते थे। इंसानियत की हमेशा खिदमत की है, कभी किसी मुल्क पे इन्वेस्ट किया रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं जी कन्वर्जन नहीं किया। भाई आप देखें कि जब इस्लाम आया 1400 साल पहले, तो दुनिया में जी एक मुसलमान नहीं था। जी आज 1.5 बिलियन से ज्यादा मुसलमान है, ये सब कन्वर्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल भारत भी हिंदूज भी अगर कन्वर्जन की तरफ करते ना, तो आज शायद आधी से ज्यादा दुनिया हिंदू होती। तबलीगी जमातें नहीं जाती, लश्कर नहीं जाते इन्वाइट करने के लिए। फिर इन्वाइट करने के बाद आपकी चोला डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी इंडोनेशिया में भी रूल करती थी। उन्होंने बिल्कुल कोई बिल्कुल हथिया नहीं डाला था, उन्होंने हम्म कोई ओब्लाइज नहीं किया था वहां के लोगों को कि आप लोग हिंदू बन जाओ, जैसे आपके मुगलों ने किया। जी सिख गुरु
हिंदुओं के सर काट दिए कि इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो सर काट देंगे। हिंदुओं ने कभी ये चीज नहीं की है। जी इससे फर्क जी है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत आरिफ भाई, बहुत आपसे बहुत सीखा आज मैंने। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि एक बार फिर आप आएंगे, क्योंकि वेरी वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक अबाउट सिंध, बलूचिस्तान issues also, but then we'll take नहीं it नहीं, some other time in some other video. Thank you so much. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, और आप uh, जब बुलाएंगे हम हाजिर हैं। जी जी जी, बहुत बहुत थैंक यू जी। धन्यवाद। मैं सनातन शक्ति के देखने वालों से सब्सक्राइब करें। इट्स अ न्यू चैनल एंड वी वांट योर पेट्रोनेज। थैंक यू थैंक सो यू। मच आरिफ भाई। नमस्कार।